चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। एनसीईआरटी महेश बर्णवाल का है, ऑब्जेक्टिव है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लाने वाला हूं बिहार एसआई का मॉक टेस्ट जो कि कंटिन्यू चलेगा और जल्द ही आने वाला है एनटीपीसी का 40 नंबर का जीके का जो क्वेश्चन आता है वो आएगा डिटेल के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ और प्रीवियस ईयर के साथ भी। वो जल्द आ रहा है और हमेशा आएगा, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। तो चलिए मौर्योत्तर काल पढ़ने जा रहे हैं और जल्द कम समय में खत्म करने की कोशिश करते हैं। बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा। अगर मेरी आवाज पसंद आए तो म्यूट कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अध्याय पार्ट बाय पार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, सबसे पहली बात मैं बता दूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? बताइए कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी डेरिस प्रथम था, जिसका दूसरा नाम दारा प्रथम भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं ईरानी शासक था तो कैसे बना, ये भी तो जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए डेरिस प्रथम या दारा प्रथम, तो डेरिस प्रथम का ही नाम दारा प्रथम है, ये ध्यान रखना है। तो डेरिस प्रथम फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस, जिसका नाम कुरोश कहते हैं, कुरोश कहिए या साइरस कहिए, देखिए याद रखिएगा, के बाद क्या हुआ, हकमनी वंश का प्रसिद्ध जो है शासक था। कौन प्रसिद्ध शासक बना हकमनी वंश का? तो ये दारा प्रथम, जिसका नाम डेरिस प्रथम कहिए या डेरिस प्रथम को ही दारा प्रथम कहिए, एक ही है। तो डेरिस प्रथम जो है हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक बना था। ये ध्यान रखना है कि डेरिस जो प्रथम है इसका समय काल जो है कब से कब तक था। तो देखिए 522 से लेके 486 ईसा पूर्व तक इसका जो है शासनकाल था। ठीक है, अगर पूछे डेरिस प्रथम या डेरिस प्रथम की जगह पे दारा प्रथम दे दे, तो दारा प्रथम का समय काल कब से कब तक था? तो 522 से लेके 486 ईसा पूर्व तक था। क्लियर हो गया, ये याद हो गया। कहाँ का शासक था बता सकते हैं? तो ईरानी शासक था, जिसे फारसी साम्राज्य भी कह सकते हैं। और फारसी साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछ देता तो कुरोश बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर पूछे कि दारा प्रथम जो है किस वंश से संबंध रखता है, तो हकमनी वंश से था, जो कि ईरान का शासक बना था और ये जो है प्रसिद्ध शासक था, फेमस शासक था। कौन? दारा प्रथम, ये आप जान गए। चलिए दारा प्रथम को किस और नाम से जानते हैं? तो डेरिस प्रथम के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए आगे जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम डेरिस प्रथम या दारा प्रथम, दारा प्रथम कहिए या डेरिस प्रथम, एक ही है। ठीक है, ये हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सुन लीजिए, याद हो जाएगा। तो सर्वप्रथम डेरिस प्रथम दारा प्रथम ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। यही डेरिस प्रथम जो है ना, ये जो दारा प्रथम देख रहे हैं, ये ही जो है भारत का जो कुछ हिस्सा था, भारत का कुछ भाग जो है अपने अधीन कर लिया था। ये ईरानी शासक था, इसे फारसी जो है शासक भी बोल सकते हैं, समझ गए। और ये जो कुरोश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ फारसी साम्राज्य का ही था, भारत की ओर आगे नहीं बढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलिए और जानकारी लेते हैं। तो हेरोटोटस के अनुसार, हेरोटोटस इतिहासकार हैं आप जानते हैं, तो हेरोटोटस के अनुसार देखा जाए तो डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश जो है शामिल था। समझ गए, हेरोटोटस के अनुसार अगर देखा जाए तो डेरियस प्रथम के पास संपूर्ण जितना भी था हिस्सा सिंधु घाटी का, वो प्रदेश शामिल था। ठीक है, और चलिए पूर्व की ओर अगर चलते हैं, पूर्व की ओर चलिए, तो इसका विस्तार जो है राजपूताना के रेगिस्तान तक था। समझ गए, रेगिस्तान तक था। तो राजपूताना जो क्षेत्र था वहां तक, राजपूताना जो है रेगिस्तानी क्षेत्र था, रेगिस्तानी तरफ रहते थे, रेगिस्तान में कहिए, तो रेगिस्तानी एरिया तक इसका जो है अपना कब्जा बनाए हुए था। समझ गए, किसका? डेरिस प्रथम का। समझ जाइए अपना। आओ चलिए और भी जानकारी लेते हैं। तो देखिए पर्सियोलिस, ठीक है, पर्सियोलिस और नक्शे रुस्तम, पर्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी जो है उसके साम्राज्य में शामिल था। जो पंजाब आप देख रहे हैं वो डेरिस के ही अंडर में आता था, जिसका नाम दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पंजाब जो देख रहे हैं, पंजाब का जो हिस्सा देख रहे हैं, वो डेरिस के कब्जा में था। तो ये बताइए
किस शिलालेख में पता चलता है? तो आप बताइएगा पर्सियोलिस या नक्शे रुस्तम। शिलालेख है, दो शिलालेख है, नक्शे रुस्तम और पर्सियोलिस, ये दोनों में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? मतलब किस वर्ष हुआ, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। कुषाण का शासक कौन? कनिष्क। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि वर्ष 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में जो है आम सहमति से 78 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया। समझ गए? वर्ष 1960 ईस्वी में एक पुरातत्व विभाग का द्वितीय सम्मेलन हो रहा था। उस समय जो है 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। किसका? कनिष्क का राज्याभिषेक का। ठीक है, तो ये आप जान गए। हमेशा याद रखिएगा, ये जो पुरातत्व विभाग था उसका द्वितीय सम्मेलन में जो है सबकी सहमति से, आम सहमति से 78 ईस्वी को कनिष्क का राज्याभिषेक की तिथि माना गया। मतलब 78 ईस्वी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये सही है, एनसीईआरटी के तहत आप इसको सही मानिएगा और यही चलते आ रहा है, इतिहास पलटिएगा तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 78 ईस्वी, 78 मतलब 78 ईस्वी, 78 ईस्वी से ही शक संवत का जो है प्रारंभ माना गया। अब सोचिए 78 ईस्वी में इस कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, और 78 ईस्वी को ही शक संवत प्रारंभ होता है, ये भी जान लीजिए। तो इसी के समय हुआ ना शक संवत। तो पूछा जाता है कि कौन शासक था उस समय जब शक संवत चालू हो रहा था? तो कनिष्क था। सुन लीजिए कि कनिष्क ने कैसर या सीजर की जो है उपाधि धारण की थी। तो कैसर या सीजर की उपाधि कौन धारण किया? तो कनिष्क ने धारण किया। कैसर कहिए या सीजर कहिए, किसकी उपाधि है? तो कनिष्क की उपाधि है। ये हो गया। अब देखिए इसकी, किसकी? कनिष्क की। कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन सा है? पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं। तो पेशावर को ही पुरुषपुर कहिए या पुरुषपुर को ही पेशावर कहिए, एक ही है। तो अगर कनिष्क का पूछे प्रथम राजधानी तो पेशावर लगाइएगा, अगर द्वितीय राजधानी पूछे तो मथुरा लगाइएगा, भूलिएगा नहीं ना। ये महाजनपद में मैंने ऐसे क्लियर कर दिया इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है, तीसरा प्रश्न है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो और किसी को नहीं, कनिष्क को ही कहा जाता है द्वितीय अशोक, है ना। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को ही। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकारों द्वारा द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो इतना तो जान गए, और जान लेते हैं फिर से। कुषाण वंश के महानतम शासक कौन है? कनिष्क है। कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा गया? सबसे बड़ा सवाल बनता है, तो सुन लीजिए। तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण, अच्छा से प्रशासनिक का व्यवस्था करता था, उसका नेतृत्व करता था, याद रखिएगा। इसी के कारण इतिहासकार द्वारा जो है, जो इतिहासकार थे उनके द्वारा ही द्वितीय अशोक कहा जाने लगा। मतलब कहा जाता है किसको? कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क किस वंश से संबंध रखता है? कुषाण वंश से संबंध रखता है। कनिष्क का जो है इतिहासकार ने क्या नाम दिया? द्वितीय अशोक कहा। क्यों कहा? प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक नेतृत्व संभालने के कारण, इसलिए कहा। याद होगा, अब भूलिएगा नहीं। और चलिए, और सवाल है कि रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने, रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के दरबार में कोई ना कोई तो होंगे, हाँ, राजा महाराजा के समय से ही चलते आ रहे हैं, है ना। तो इस समय भी थे। तो कनिष्क के राजकवि कौन है? तो अश्वघोष हैं। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखे। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखे। अगर पूछा जाए कनिष्क के दरबार में राजवैद्य कौन थे? तो राजवैद्य जो थे वो चरक थे। चरक ने क्या लिखा? तो चरक संहिता लिखे, चरक संहिता की रचना की। तो आपसे पूछेगा कनिष्क के दरबार में अश्वघोष जो थे वो क्या थे? राजकवि थे। चरक क्या थे? तो राजवैद्य थे। ठीक है, चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा, चरित्र। ठीक है, आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, दो भाग में बौद्ध धर्म बटा। वो किस
राजा के समय बटा था या कौन उस समय का शासक था? तो कनिष्क था। उसी के समय महायान हीनयान में बट गया था। महायान मूर्ति पूजा करता था, मूर्ति पूजा को मानते थे, और हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। यही कारण बट गया था, ये जान लीजिए। बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो आप जरूर टिक लगाए होंगे, अगर नहीं लगाए तो बौद्ध धर्म जाकर पढ़ लीजिए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? देखिए, चीनी सेनापति था, कनिष्क को पराजित किया, और पराजित होने का कारण है क्योंकि कनिष्क जो था वो खुद भिड़ने गया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो कौन था? आगे तो ये जानिए, चीन सेनापति का नाम बताइए। तो पान चाओ नाम है। पान चाओ सेनापति था जो कि चीन का था, याद रखिएगा। और ये जो है कनिष्क को हरा दिया था। तो कैसे, क्यों, चलिए जानते हैं। चीन स्रोत के अनुसार अगर देखा जाए तो चीन स्रोत के अनुसार देखते हैं तो 73 से 94 ईस्वी की बात करते हैं, मतलब 73 से 94 ईस्वी की बात करते हैं कि मध्य क्या हुआ था कि चीन के प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कनिष्क जो है नाराज हो गया था पान चाओ से, और नाराज होकर क्या किया कि आक्रमण कर दिया। कौन का आक्रमण कर दिया? कनिष्क कर दिया। कहाँ? तो चीन के सेनापति जो था पान चाओ पर, ठीक है, आक्रमण कर दिया। परंतु क्या हुआ, कनिष्क जो है असफल रहा, मतलब पान चाओ जो है जीत गया और कनिष्क ही असफल रहा, मतलब पराजित हो गया, हटना पड़ गया पीछे। ये जान गए। और जानते हैं, चीनी इतिहासकार के अनुसार अगर देखा जाए, चीनी स्रोत के अनुसार तो जानिए, चीनी इतिहासकार के अनुसार जानिए, युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। मतलब चीनी इतिहासकार बोलते हैं कि कनिष्क जो है क्यों लड़ लिया, क्यों युद्ध किया? तो इसलिए लड़ाई हो गई क्योंकि अपना एक राजदूत भेजा था। कौन राजदूत भेजा था? कनिष्क ने। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। और चीन क्यों भेजा था राजदूत को कनिष्क ने? तो हान राजकुमारी थी, उनसे विवाह का प्रस्ताव के लिए भेजा था, जो कि माना कर दिया गया था, इसलिए नाराज होकर वो युद्ध शुरू हो गया था। पांचवें प्रश्न की बात करें, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? सिल्क मार्ग, जिसे ग्रेट सिल्क रूट भी बोलते हैं, है ना? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो और कोई नहीं, आपका कनिष्क करवाएगा, क्योंकि कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी कनिष्क ही आएगा। और सिल्क रूट के नाम पे जो है शुरू करवाने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क को जाता है, ये आप जानते हैं। अब भारतीयों के लिए ये शुरू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे जानते हैं, महान सिल्क मार्ग, जिसे ग्रेट सिल्क रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ करने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है, जो कि हम पढ़ चुके ऊपर। आगे पढ़ते हैं, आगे और सवाल क्या बनता है? तो मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग जो है चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जो है जोड़ता था, ठीक है। तो मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो है, मध्य एशिया से जो गुजरता था व्यापारिक मार्ग, ठीक है, चीन को, याद रखिएगा, चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, प्रांतों से जोड़ता था। एक प्रांत नहीं आता थे, बहुत सारे प्रांत आते थे, सबको जोड़ते जाएगा ना, ये अब जान गए ना, तो आप जानते ही हैं। चीन से होने वाले जो है रेशम, जिसे सिल्क बोलते हैं, तो चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार जो है सिल्क मार्ग से होता था, समझ गए। चीन से जितना भी रेशम का जो है व्यापार होता था वो सिल्क मार्ग से ही होता था, याद करवाता हूं। तो देखिए, इतना तो आप जान गए कि रेशम का समस्त व्यापार जो है सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी की अगर बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी में क्या हुआ कि भारत और रोम के बीच, रोमन कहिए या रोम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत और रोम के मध्य अगर बात करें तो रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली जो वस्तु जो थी उसका उल्लेख, तो यहां पे देखिए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। किसमें किया गया है? पेरिपल्स, ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। अब भूलिएगा नहीं ना, ठीक है। अगर मान लें कि आपसे पूछे कि जो रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली जो होती थी, क्या निर्यात होता था? रेशम, आप जानते हैं। तो निर्यात की जाने वाली वस्तु है, उसका उल्लेख कहाँ मिला है? कहीं तो किया गया होगा, तो हाँ किया गया है। उसका नाम अगर उल्लेख जो किया गया, कहाँ किया गया, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है, इरिथ्रियन सी में किया गया है, समझ गए। चलिए
और भारत और रोम के मध्य हुआ था, रोमन साम्राज्य का निर्यात की गई थी, याद रखिएगा। और इसका उल्लेख मिलता है कि भारत और रोम के बीच भी ये शुरुआत हुआ था व्यापार। इससे और जाए तो बहुत लंबा इतिहास है, जो कि स्पेशली पीपीटी जब तैयार करूंगा उस समय बातें करूंगा। छठे प्रश्न की बात करें तो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? तो सी नंबर, कुषाण वंश। ये तो आप जानते हैं, कुषाण वंश मतलब कनिष्क के समय आप जानते हैं। तो साम्राज्य की सीमा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी, मतलब भारतीय तक ही नहीं, बाहर से बाहर भी था, है ना। तो कुषाण वंश का ही था। और कहां तक था चलिए जानते हैं और जल्दी खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। तो ये तो हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इसकी सीमा जो है, अब चलिए कुषाण वंश का सीमा की अब बात करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कहां से कहां तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। देखिए, इसकी सीमा मतलब कुषाण वंश की सीमा की बात हो रही है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। सोचिए, बिहार तक जो है, आपको बिहार तक विस्तृत किया हुआ था ये अपना साम्राज्य। कौन? कुषाण वंश। और ये कनिष्क के समय ही हुआ था ये भी, तो बिहार तक विस्तृत किया हुआ था, ये जान लीजिए। तो आपसे ये पूछेगा चीन के उत्तर में कौन सा जगह था, तो आप बताइएगा तुर्फान तक, ठीक है। तो कुषाण का सीमा अगर चीन तक था कि नहीं, ये सवाल बनता है। तो हाँ, था चीन तक। तो उत्तर के चीन के तुर्फान तक था, इसका विस्तार था, ये जान लीजिए, इतना था। अगर आपसे पूछे भारत में, तो हाँ भारत में था, कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था, ये जान लीजिए। और पश्चिम क्षेत्र में भी था, ये जान लीजिए। तो पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। इससे ज्यादा बताने की तो आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय और ग्रीक कला शैली का भी क्वेश्चन दे दे तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो गंधार शैली का ही होता है, ठीक है। तो गंधार शैली, तो भारतीय यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण को गंधार शैली जो है क्या बोलते हैं? सम्मिश्रण माना जाता है। अब गंधार शैली है क्या, तो चलिए जानते हैं। ध्यान रखना है, गंधार शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय यूनानी का जो है कला शैली की बात है, उसका सम्मिश्रण की बात हो रही है, उसके मिश्रण की बात कही है डायरेक्ट। तो सुनिए, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण जो है गंधार शैली है। गंधार शैली जो है, इसे और कई नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय यूनानी का मिक्सअप है, आप जानते हैं, मिश्रण है। तो इसे जो है यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। समझ गए? तो आपसे यह भी सवाल बनेगा कि गंधार शैली को और किस किस नाम से जानते हैं? तो यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि जो गंधार शैली है, यहाँ पे देख रहे हैं, इस कला शैली की बात हो रही है। इस कला शैली में तो गंधार कला शैली की बात हो रही है, गंधार शैली की बात हो रही है। तो इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो है कौन है? तो प्रमुख संरक्षक जो हैं वो शक एवं कुषाण जो है शासक हैं। तो आपसे पूछेगा कि गंधार शैली का संरक्षक के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? गंधार शैली का जो है विकास किस समय हुआ था, कौन राजा था, ये सब सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके अगर गंधार शैली के अगर संरक्षक की बात करें तो शक थे और कुषाण शासक थे। कुषाण शासक आप जान रहे हैं, बहुत कुषाण वंश कहिए, कुषाण शासक कहिए। कुषाण वंश में कनिष्क था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप जानते हैं। तो शक एवं कुषाण शासक थे, जो कि गंधार शैली का संरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। इन्हीं के मतलब संरक्षण में था, ये जान लीजिए। विकास भी हुआ था। गंधार कला को जो है महायान जो है धर्म से प्रोत्साहन मिला। तो आपसे ये भी पूछेगा, जो आप पढ़े कनिष्क के समय में ही महायान और हीनयान में बट गए थे बौद्ध धर्म, उसमें महायान जो धर्म था वो गंधार कला को या गंधार शैली को जो है प्रोत्साहन दिया था, मतलब बढ़ावा दिया था, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। जो गंधार शैली थी उसमें उसके अनुसार जो है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। इनकी मूर्तियों में जो है बुद्ध को जो है यूनानी देवता अपोलो के समान जो है दर्शाया गया। अपोलो के रूप में जो है
भगवान बुद्ध को दर्शाया गया था, ये जान लीजिए। तो अपोलो कौन थे? यूनानी देवता थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो और सवाल सुन लीजिए, फटाफट सुन लीजिए। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? गंधार शैली कहते हैं, गंधार शैली है। गंधार शैली को और किस किस नाम से जानते हैं? यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और याद रखिएगा ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन कहते हैं, रोमन से भी जाना जाता है, ये आप जान गए। इस कला शैली का मतलब गंधार कला शैली का प्रमुख संरक्षक कौन था? तो शक थे, शक शासक थे और कुषाण शासक थे, ये जान गए। गंधार कला को जो है महायान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महायान जो है प्रोत्साहन दिया था, महायान से प्रोत्साहन मिली थी गंधार कला शैली को, ये जान लीजिए। गंधार कला शैली मतलब इस शैली में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। चलिए आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी 2 थी, जिसमें से पहला आता है पुरुषपुर, पुरुषपुर को ही पेशावर कहते हैं। और चलिए इसमें हम जानकारी लेते हैं, और ये ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत है, रिपीट तो हो चुका है, फिर से कर देते हैं। तो कनिष्क के प्रथम राजधानी जो है पेशावर है, जिसे हम पुरुषपुर भी कहते हैं, पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता है, तो पेशावर है। एवं द्वितीय राजधानी जो है कनिष्क का मथुरा था। कहाँ था? मथुरा था, ठीक है। अब ये बात करते हैं, कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां जो है कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया। तो कनिष्कपुर जो है अपने नाम पे ही कनिष्कपुर कर दिया था, कनिष्कपुर कर दिया था। तो कनिष्कपुर जो है नगर कहाँ बसाया? तो कश्मीर में बसाया। कश्मीर को जीत लिया था और जीतने के बाद वो वहां पे नगर बसाया था कनिष्कपुर। ये हो गया क्लियर। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। मगध मतलब बिहार का क्षेत्र को कहते हैं, पाटलिपुत्रा क्षेत्र को कहा जाता था, आप जानते हैं। तो मगध तक जो है अपना साम्राज्य बढ़ाया था, विस्तृत किया था। इसके दरबार में जो विद्वान रहते थे, तो याद रखिएगा अश्वघोष जो रहते थे, अश्वघोष को पेशावर जो है पुरुषपुर ले आया था, मगध तक विस्तृत था। और मगध से ही अश्वघोष को लेके गया था कहाँ? पेशावर, पुरुषपुर अपनी राजधानी ले गया था, प्रथम राजधानी था कनिष्क का, वहां ले गया था। इसको अश्वघोष को। अश्वघोष क्या थे? राजकवि थे, किसके? कनिष्क के दरबार में, है ना। ये सवाल आप पढ़ चुके हैं। और क्या लिखे हैं? इनकी रचना कौन सी है? तो बुद्ध चरित, है ना, आप जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मगध के थे ये, यहाँ से मगध से ले गया था। 9वां प्रश्न की बात करें तो मिलिंद पन्हु क्या है? तो मिलिंद पन्हु है, क्या है? तो मिलिंद पन्हु जो है बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। उतना तो वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, सवाल कैसे बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद ऐसे बोला जाता है इनको। तो मिलिंद पन्हु अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए? मिलिंद पन्हु, आराम से बोलिए, याद हुआ ना। तो मिलिंद पन्हु अर्थात होता है क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो मिलिंद पन्हु का मतलब होता है कि मिलिंद के प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंद जो है नाम है, ठीक है। तो मिलिंद का एक प्रश्न था जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, समझ गए, ये इतना जान गए। जिनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। मिलिंद जी ही जो है पाली भाषा में लिखे हैं, याद रखिएगा, रचना की है, एक बौद्ध ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। इसका काल अगर देखा जाए, समय काल अगर पूछे आपसे, तो 100 ईसा पूर्व बता देना है, ईसा पूर्व बता देना है। तो 100 ईसा पूर्व की समय का बात है, याद है। बौद्ध जो ग्रंथ जो है देख रहे हैं आप, जिसमें मिलिंद पन्हु कहा गया है, इसमें क्या है कि इंडो ग्रीक एक शासक था जिसे मिलिंद कहते हैं। तो मिलिंद प्रथम कहा जाता है, पूरा याद रखिए, मिलिंद प्रथम था मतलब पहले थे। तो इंडो ग्रीक के शासक था मिलिंद, ठीक है। और मिलिंद प्रथम का दूसरा नाम क्या था? मिनांडर प्रथम कहा जाता है। तो मिलिंद प्रथम का दूसरा नाम पूछे तो मिनांडर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन, जो कि मिलिंद और नागसेन एक ही है ना। तो मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार करने की कथा का वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। मतलब इन दोनों के बातचीत संवाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो मिनांडर है, जो कि मिलिंद है, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा था। जो शंका समाधान दूर हो गए थे, उसके बाद ये जब बौद्ध धर्म को अपना रहा था, उसका भी इसमें चर्चा किया गया है इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हु। क्लियर हो गए।
आपसे ये पूछेगा कि मिलिंद पन्हु जो ग्रंथ देख रहे हैं उसका संस्कृत रूप जो है क्या है, संस्कृत रूप कौन सा है उसका नाम बताइए। तो आप बताइएगा नागसेन भिक्षु सूत्र बताइएगा, क्योंकि नागसेन द्वारा ही ये जो है संकलित किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो नागसेन भिक्षु सूत्र जो है संस्कृत रूप है, और ये जो है मिलिंद पन्हु जो आप देख रहे हैं, मिलिंद पन्हु जो है पाली भाषा में लिखा गया था, ये जान लीजिए। और नागसेन भिक्षु सूत्र जो है वो आपका संस्कृत रूप में लिखा गया, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। और मिलिंद पन्हु ग्रंथ का संस्कृत रूप अगर पूछे तो आप बताइएगा नागसेन भिक्षु सूत्र बता दीजिएगा। चाहे इसका पूछ दे कि नागसेन जो है भिक्षु सूत्र का पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ का नाम बताइए, बौद्ध ग्रंथ का, तो मिलिंद पन्हु बताइएगा। किसी भी एंगल से पूछेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा। चलिए 10वें प्रश्न की बात करें तो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किसके अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किसके अभिलेख में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए रुद्र दमन का जूनागढ़ में मिलता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं क्या क्या। तो देखिए ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। तो सवाल क्या बना, सुन लीजिए। ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत भाषा की है, ठीक है, क्या है, काव्य शैली, जो कि इसका साक्ष्य जो है कहाँ मिला है, जूनागढ़ अभिलेख में। तो आपसे पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख में किस शैली का साक्ष्य मिला है, तो काव्य शैली का साक्ष्य मिला है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। कौन सी लिपि में, ब्रह्मी लिपि में। क्लियर हो गए। ब्रह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली जो है कौन से अभिलेख में मिला है साक्ष्य इसका, तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। और कहां से प्राप्त किया गया है, कौन से क्षेत्र से, तो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त किया गया है या प्राप्त हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसका जो है उत्कीर्ण, ठीक है, इसका उत्कीर्ण जो है, उत्कीर्णन कहते हैं इसे, उत्कीर्णन रुद्र दमन द्वारा कराया गया था। तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है किसके द्वारा हुआ, रुद्र दमन द्वारा। उसी में इसकी काव्य शैली का भी चर्चा किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में है, और लिपि अगर पूछे तो ब्रह्मी लिपि बता देना है, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुजरात के गिरनार पर्वत से। ये जूनागढ़ उसी क्षेत्र में आपको मिला है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रुद्र दमन ने, ये देखिए ये सब डेट अभी नहीं पूछेगा उतना, बस इतना जान लीजिए कि रुद्र दमन द्वारा करवाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था, ये बस ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। रुद्र दमन ने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार मतलब इसको फिर से निर्मित किया, दोबारा बनवाया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। क्योंकि सुदर्शन झील तो बनाया गया था मौर्य काल में ही, आप अच्छे से जानते हैं, और सुदर्शन झील मौर्य काल में निर्मित की गई थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सुदर्शन झील को दोबारा जो है बताइएगा निर्मित किसने किया, पुनः जो है निर्मित कौन किया, तो आप बताइएगा रुद्र दमन ने करवाया था। और सुदर्शन झील कहाँ है वर्तमान में, गुजरात में, ठीक है। और सवाल बनता है, पूछेगा कि इस समय जो है सौराष्ट्र प्रांत का शासक जो है सुविशाखा, ठीक है। अगर आपसे पूछे जब जूनागढ़ का जो अभिलेख की बात करते हैं तो उस समय की बात करते हैं, तो ये सौराष्ट्र प्रांत का जो शासक था, कौन शासक था, सुविशाख था। क्या था, सुविशाख था। 11वां प्रश्न है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है किससे है। जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है रुद्र दमन से है, आप अच्छे से जानते हैं। आगे चलिए इस सवाल को समझते हैं। जूनागढ़, ठीक है, क्या है, अब देखिए जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है शक क्षत्रप रुद्र दमन से है। अब अच्छे से जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख जो है किसने उत्कीर्ण करवाया, तो रुद्र दमन ने करवाया था, ये आप जानते हैं। और आपसे पूछेगा ये भी कि जूनागढ़ को गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुजरात क्षेत्र में हुआ था, मिला था, तो इसे जूनागढ़ को गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि गिरनार पर्वत से मतलब ये प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि यह भारत में
शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन? रुद्रदमन। रुद्रदमन ने जो जूनागढ़ अभिलेख लिखाया वो तो आप जान गए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि भारत में शकों का अगर पूछे, शकों के बात करें तो शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, फेमस शासक था रुद्रदमन, ये जान लीजिए। अब रुद्रदमन के बारे में जान रहे हैं तो रुद्रदमन ने मतलब इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाया। और जूनागढ़ जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, ये ध्यान रखिएगा 150 से लेकर 151 ईस्वी का समय काल बताया जाता है जूनागढ़ अभिलेख का। ठीक है, ये जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि रुद्रदमन का डेट अभी खुद आप पढ़े हैं ऊपर, क्या पढ़े हैं, कितना से कितना, 130 से 150 बताया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे उत्कीर्ण का समय काल बताता है 150 से 151। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, इस अभिलेख में रुद्रदमन द्वारा जो है सतवाहन वंश नरेश, दक्षिणापथ, शामी, गौतमी पुत्र शतकर्णी को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। देखिए 2 बार जो साक्ष्य मिलता है, सतवाहन वंश के जो नरेश थे, दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया तरफ की बात हो रही है, दक्षिणापथ के स्वामी गौतमी पुत्र शतकर्णी की बात हो रही है। ठीक है, और इन्हें 2 बार हराया था। कौन हराया था? रुद्रदमन ने हराया था, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे कि जो ये नाम आप सुन रहे हैं भ्रष्टराज, भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक जो आप नाम सुन रहे हैं, ये जो है रुद्रदमन के अभिलेख के द्वारा देखने को मिलता है कि जो शतकर्णी के बारे में जो है भ्रष्ट था, भ्रष्ट राजा था, और ये इसी कारण इसे मतलब ये भ्रष्ट का जो है आप बोला जाता है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार थे, मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला हुआ था, इस सेंस में बताया जाता है। लेकिन रियल में सतवाहन का अगर स्टोरी पढ़ते हैं तो सतवाहन का जो है साफ सुथरा है, बौद्ध का ये भी मानते थे, बौद्ध का सम्मान भी करते थे, तो अलग अलग अपना है। तो ये जो भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक जो है रुद्रदमन के द्वारा, रुद्रदमन के जो है अभिलेख में किया गया है चर्चा। इसलिए अगर पूछेगा कि सतवाहन वंश के जो गौतमी पुत्र शतकर्णी हैं उन्हें भ्रष्ट राजा प्रतिष्ठापक कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदमन के द्वारा जो है कहा गया है, या रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में ये इसका साक्ष्य मिलता है। बस इतना जान लीजिए, और नहीं तो अलग अलग इतिहास है, तो इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट को याद रखिएगा, नहीं तो इस पे विवाद है ये कि ऐसा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतना जान लीजिए बस, भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है, इन्हें ये ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। रुद्रदमन के शासन में जो है उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन जो सुनते हैं आप, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो रुद्रदमन के शासन काल की बात करते हैं या शासन के समय बात करते हैं तो उज्जैनी जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसे उज्जैन बोला जाता है वर्तमान में। क्लियर हो गए और कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को जो है कर मुक्त ग्राम देने का प्रथा जो है आरंभ किया। मतलब कर, टैक्स नहीं मतलब लेगा, अब मुफ्त में जो है गांव देगा, ग्राम देगा, यही कहने का मतलब है। तो कौन था? तो वो शतवाहन वंश था। देखिए बोलते हैं, तो देखिए ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों जो थे बोलते थे उनके लिए है। तो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त, ठीक है, मुक्त देने की प्रथा प्रारंभ किया शतवाहन शासकों ने किया था, ये जान गए। तो आपसे पूछेगा कि शतवाहन शासक जो थे उसने क्या किया? तो कर मुक्त ग्राम शुरू किए। अब जो कर मुक्त ग्राम है यहाँ पे देख रहे हैं, वो किसके लिए शुरू किए शतवाहन शासक? तो वो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों के लिए ये शुरू किए थे। ठीक है, टैक्स जो है। आगे पढ़ते हैं और सवाल क्या बनता है। इन्होंने अधिकतर भूमिदान जो किए थे, भूमिदान जो दिए थे वो बौद्ध भिक्षुकों को दिए थे। तो सबसे ज्यादा भूमिदान जो है दिया गया था बौद्ध भिक्षुकों को, ये आप जान लीजिए। सतवाहन वंश का जो है स्थापना, सतवाहन वंश की स्थापना जो है शिमुक ने जो है की थी। तो आप जान लीजिए कि शिमुक जो है सतवाहन वंश का संस्थापक है, ये ध्यान रखना है। तो सतवाहन वंश का जो है संस्थापक कौन था? शिमुक था, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा भूमिदान जो है किसे दिया गया? तो बौद्ध भिक्षुकों को दिया गया। पुराणों में जो बात करते हैं तो पुराणों में शतवाहन वंश को, सोचिए पुराणों में देखिए अच्छा बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा पुराणों में शतवाहन वंश को आंध्र वृत्त और आंध्र जातीय भी कहा गया है। तो पुराणों में शतवाहन वंश को आंध्र वृत्तीय, आंध्र जातीय भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे चलिए। प्रतिष्ठान,
प्रतिष्ठान की बात करते हैं, प्रतिष्ठान को पैठान कहते हैं, पैठान कहते हैं, ठीक है? तो प्रतिष्ठान इस वंश की जो है राजधानी थी, ठीक है? ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा सतवाहन वंश का राजधानी कौन-सी थी? तो प्रतिष्ठान, जो कि एक और नाम से जानते हैं पैठान, ये जान लीजिए। इसकी राजकीय अगर भाषा पूछे, सतवाहन वंश का राजकीय भाषा पूछता ही है, तो प्राकृतिक बता दीजिएगा। लिपि अगर पूछ दे सतवाहन वंश की तो ब्रह्मी लिपि बता दीजिएगा। तो भाषा पूछे तो प्राकृतिक और लिपि पूछे तो ब्रह्मी। कौन से जो है किसका है? कौन से शासक के समय की बात हो रही है? तो सतवाहन वंश की बात हो रही है। सतवाहन वंश के राजकीय भाषा की बात करें तो प्राकृतिक, राजकीय लिपि की बात करें तो ब्रह्मी लिपि। ठीक है? ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो शीशे के सिक्के प्रचलित कराने वाला प्रथम वंश कौन था? सतवाहन वंश ही तो था, याद रखिएगा। सिक्के चलाने वाला वंश का नाम बताइए, कौन शासक था जो कि जो है शीशे के सिक्के चलाए थे? तो वो थे सतवाहन वंश। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो और कोई नहीं, इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में पूछ रहा है तो इंडो ग्रीक ने किए थे। अब चलिए जानते हैं, देखिए जानते हैं सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने जो है लेख वाले सिक्के, मतलब मुद्रा लेख की बात हो रही है, लेख वाले सिक्के मतलब मुद्रा लेख को बोला जाता है, तथा सोने के सिक्के जारी किए। तो आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक ने चालू किए। आपसे पूछेगा लेख वाले सिक्के, जिसे मुद्रा लेख बोलते हैं, मुद्रा लेख वाले सिक्के जो है किसने चालू किया? तो इंडो ग्रीक ने चालू किया। कुषाण शासक जो था बिम कडिफिशस, ठीक है? तो ध्यान रखना है, कुषाण शासक बिम कडिफिशस द्वितीय नाम है, पूरा नाम बिम कडिफिशस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में जो है प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि जो है अंकन का प्रचलन किया था। ये आप जान गए। अब सवाल सुनिए क्या बनेगा। तो सुन लीजिए, कुषाण शासक जो था बिम कडिफिशस द्वितीय, इसने भी सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण अगर पूछे कि मुद्रा जो है किस शासक या कौन से वंश में प्राप्त हुआ है, तो याद किया गुप्त काल में यह प्राप्त हुआ है। स्वर्ण सिक्के मुद्रे कब चले थे? कौन सा शासक चलवाया था? तो ये चलवाया था सर्वाधिक। अगर पूछ दे तो गुप्त काल का टिक लगाइएगा। किसको टिक लगाइएगा? गुप्त काल को टिक लगाइएगा। तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है गुप्त काल से प्राप्त हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और सुन लीजिए, इंडो ग्रीक शासकों ने, इंडो ग्रीक जो शासक था सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है छवि अंकन का प्रचलन शुरू किया था या प्रचलन किया। तो प्रचलन शुरू करने वाला सर्वप्रथम कौन शासक था? तो वो शासक था इंडो ग्रीक के शासक थे। ये जान गए। चलिए आओ, सवाल तो नहीं बनता है, बाद में बात करेंगे। और 14 प्रश्न की बात करते हैं तो राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? बता सकते हैं, चेदी वंश के महानतम शासक थे राजा खारवेल, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कलिंग के थे। खारवेल का नाम सुने होंगे, कलिंग आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए राजा खारवेल जो हैं कलिंग, जो कि अभी कहाँ है वर्तमान में? उड़ीसा है ना, आप जानते हैं। तो राजा खारवेल कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। ठीक है, क्या थे? महानतम शासक थे। तो चेदी वंश जो देख रहे हैं, महामेघ वाहन भी कहा जाता है चेदी वंश को। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है कि चेदी वंश को और क्या कहा जाता है? तो महामेघ वाहन भी कहा जाता है। और राजा जो है खारवेल, वो कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक बोले जाते हैं। तो राजा खारवेल जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? चेदी वंश से रखते हैं। चेदी वंश का एक और नाम क्या है? महामेघ वाहन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ के राजा थे? कलिंग के थे। और कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ है? तो उड़ीसा को कहते हैं। बस इतना जान लीजिए। और भी विषय में जानते हैं, तो खारवेल के विषय में जानते हैं। तो इनके विषय में अधिकांश जानकारी जो है आपको उदयगिरी पहाड़ी में स्थित हाथी गुफा अभिलेख से जो है मिलती है। तो देख, एक बात ध्यान रखिएगा, खारवेल के बारे में बात करें ना तो सिर्फ हाथी गुफा अभिलेख से ही प्राप्त होता है और कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो भी हाथी गुफा कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। तो आपको अगर जानकारी लेना है राजा खारवेल के बारे में तो उदयगिरी पहाड़ी में स्थित हाथी गुफा है, वहां चले जाइए, आपको मिल जाएगा। ये याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। तो आपसे पूछेगा कि खारवेल जो है किस धर्म का संरक्षण करता था? किसका मतलब अपने संरक्षण में रखता था? तो जैन धर्म का संरक्षण करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी जो है यह एकमात्र स्रोत है। कौन सा? हाथी गुफा।
बस हाथी गुफा से ही प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। और ये जैन धर्म का क्या था, संरक्षक था। याद रखिएगा हाथी गुफा कहाँ है, उदयगिरी पहाड़ी पे स्थित है। राजा खारवेल जो है कहाँ का राजा था, तो कलिंग का था और ये चेदी वंश का महानतम शासक था। चलिएगा देखिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित कीजिए और तथा सूची के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक तरफ अधिकारी का दिया रहेगा, एक तरफ काज दिया रहेगा। तो अब चलिए थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए तो अधिकारी और एक तरफ आपका काज रहेगा, इसमें मिलान करना है। तो देखिए तलार की बात करते हैं, तो तलार जो था वो होते थे आपका रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होते थे। ठीक है, ये जान लीजिए। तो आपका जो है एक इसी में 3 है, तो यही तो आंसर हो गया, बी आंसर आपका हो गया। आगे चलते हैं, पट्टकोल। पट्टकोल जो थे वो आपके ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी थे। क्लियर हो गए? ठीक है ना? चलिए, सहस्राधिपति जो है वो क्या थे? तो ये थे चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी थे। ठीक है? और एक तो बलाधीप बलाधीप बोला जाता है जो कि चुंगी का संरक्षक थे। क्लियर हो गए? और यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ बताने की आवश्यकता है। चलिए 16वां प्रश्न है, कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? बताइएगा, अति दुर्लभ कमजोर सिक्के जो है प्रचलित किए, तो वो ताम्र का जो है सिक्के प्रचलित किए थे। अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए कर्दमक जो है, ध्यान रखिएगा, कर्दमक राजवंश की जो है स्थापना राजा चस्ताना, नाम है राजा चस्ताना ने किया। तो कर्दमक राजवंश का संस्थापक कौन है या स्थापना किसने किया? तो राजा चस्ताना का नाम आता है। कर्दमक क्षत्रपों ने तांबे की धातु में बहुत दुर्लभ सिक्के जो हैं जारी किए, बहुत दुर्लभ सिक्के जो हैं जारी किए थे तांबे की धातु में। ठीक है, ये जान गए। आगे सुनिए, कर्दमक जो हैं, कर्दमक जो क्षत्रप हैं, क्षत्रपों जो कहते हैं या क्षत्रप कहिए, ने चांदी, तांबे और पोटीन से भी जो है सिक्के जारी किए थे। तो तांबे से तो आप जान ही रहे हैं, चांदी से भी और पोटीन से भी सिक्के जारी किए थे, ये ध्यान रखना है। कर्दमकों ने जो है अपने पिता या पूर्वज कहिए, पिता या पूर्वजों कह सकते हैं, पूर्वजों के शिक्षकों के साथ जो है, शिक्षकों के साथ क्या कहते, तो किंवदंतियों के साथ जारीकर्ता के नाम के जो हैं सिक्के जारी किए। ठीक है, तो किंवदंतियों के, यहाँ पे देख रहे हैं ना, किंवदंतियों के साथ जारीकर्ता के जो हैं नाम के सिक्के भी जारी करते थे, ये जान लीजिए। तो ये ध्यान रखना है, कौन करता था? तो कर्दमक करता था। पिता पूर्वजों के शीर्षक के साथ साथ किंवदंतियों के साथ जारी करता के नाम भी सिक्के पर जारी करते थे। जो जारी करता होता था उसका नाम भी सिक्के पर जारी किया जाता था। बस इतना जान लीजिए, बताने वाला का भी नाम भी दे दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बात करते हैं, 17वां प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किया जाने के बारे में जानकारी जो है किस लेख से जो है मिलती है? तो ये और कहीं नहीं, अयोध्या लेख से मिलता है। कहाँ से? अयोध्या लेख से मिलता है। करें तो अयोध्या में पुष्यमित्र का जो है एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये जान लीजिए, पुष्यमित्र द्वारा ये किया गया था। तो पुष्यमित्र का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है अयोध्या में। ठीक है, जिसमें है कि द्युरश्व क्या है? द्युरश्वमेध याजी बोला जाता है। तो द्युरश्वमेध याजी या मेघ याजी कहा गया है किसे? पुष्यमित्र शुंग को। ये ध्यान रखना है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब चलिए आगे जानते हैं। इससे सूचित होता है, जो ये शिलालेख है, अयोध्या शिलालेख है, उससे सूचित किया जाता है या इससे सूचित होता है, पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ जो है किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था या किया था। संभवतः पतंजलि मुनि, ठीक है, इन यज्ञों में पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि जी भी थे, मुनि जी भी थे, ये ध्यान रखना है। अब पुष्यमित्र के पुरोहित थे, पंडित जी थे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यज्ञों में जो पुष्यमित्र पुरोहित थे। और याद रखिए, आधुनिक योग दर्शन के जो हैं पतंजलि जी, आप जान ही रहे हैं, जुड़े हुए हैं, समझ गए। चलिए 18वां प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, बिम कड़फिसेस ने किया था, जो कि किस वंश से संबंध रखता है बताइएगा? अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, इसमें सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है।
कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो हैं और तांबे के सिक्के जो हैं जारी किए थे। कौन? कुषाण वंश ने। एक है ये कुषाण वंश ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए हैं, जो उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों तक प्रचलित थे। सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के। कुषाण शासक बीम कटफिशस ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये ध्यान रखना है, कुषाण शासक था। कुषाण शासक कौन है? बीम कटफिशस, याद रखिएगा। और सबसे बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर कहिए, सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। बीम कटफिशस ने, जो कि कुषाण वंश का राजा था, याद रखिएगा, इसने क्या किया कि सिक्के पर जो है एक बैल के पीछे खड़े शिव की आकृति को अंकित की थी। मतलब जो सिक्के चलाया था उस पर क्या किया था कि एक बैल के पीछे खड़े हैं शिव की आकृति, शंकर भगवान की आकृति जो है अंकित किया था। कई भारतीय देवी देवताओं एवं फारसी व ग्रीक देवताओं को कुषाण सिक्कों पर भी दर्शाया गया है। सोचिए, कुषाण ने बहुत बड़ा काम किया था, कुषाण वंश की। सोचिए, भारतीय जो भी देवी देवता हैं, जो कि आप देख चुके हैं, शिव की आकृति की भी बात हो चुकी है। तो भारतीय देवी देवता, फारसी व ग्रीक के देवी देवता, मतलब देवता जो होते हैं उनकी, याद रखिएगा, ये सब जो है कुषाण ने अपने सिक्के पर दर्शाया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है यहाँ पे, तो सही सुमेलित नहीं है कौन? शतवाहन स्वर्ण जो है ये गलत है। शतवाहन ने स्वर्ण की बात जो है वो नहीं किया था, स्वर्ण सिक्के नहीं लाए थे, ये ध्यान रखना है। कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र दोनों चलाया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे थे। गुप्त काल तो स्वर्ण के लिए ही जाना जाता था और रजत के लिए भी जाना जाता था। और कलचुरी जो था वो आप जान लीजिए, कलचुरी स्वर्ण और रजत और ताम्र ये सब लाए थे, कलचुरी। चलिए अब जानते हैं, सतवाहन वंश का शासन क्षेत्र जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कब्जा था। ठीक है, राज्य था। आगे चलते हैं, दक्कन, पश्चिमी भारत, विदर्भ और पश्चिमी और पूर्वी घाट आदि से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, और भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। सतवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के सिक्के जो हैं थे। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सतवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के जो है प्रयोग होते थे, जिसे कहा जाता था करशापन कहा जाता था। ठीक है, करशापन कहा जाता था, इतना जान लीजिए। आगे चलिए, सिक्कों पर जो है द्रवी भाषा, ब्रह्मी लिपि का जो है उपयोग किया गया था। तो अगर जो भी सिक्के सतवाहन वंश जो निकालते थे उस पे जो है द्रवी भाषा में लिखाते थे और ब्रह्मी लिपि का उपयोग करते थे, इतना जान लीजिए। इनके समय में, किनके समय में? सतवाहन काल के समय में आहत सिक्के भी प्रचलन में थे। आहत सिक्के जिसे पंच जो है मार्कड कहते हैं, मार्कड कहते हैं, याद रखिएगा, पंच मार्कड कहते हैं जिसे आहत सिक्के कहते हैं। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न को देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 है, थोड़ा सा से ऊपर कर देता हूं। हाँ देखिए, तो मिलान करते हैं। तो गंधार कला जो है बताइएगा किसके समय में हुआ था? तो कुषाण के समय में, ये तो आप जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है, ये आप अच्छे से जानते हैं। मिलिंद जो कि कौन? मिलिंद ने ही किया था, जिसका दूसरा नाम मिनांडर कहते हैं, मिनांडर प्रथम। और तक्षशिला लेख आपको प्रतीक से। तो आपका क्या हुआ आंसर बताइए? तो सी आंसर आपको दिख रहा होगा, 1 का 3, 4 और 2। ठीक है, ये जान गए, तो इसमें हमको नहीं लगता बराबर है, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न क्या है कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो आप बताइएगा 1:35 था। बस इतना जान लीजिए। और चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि शक क्षत्रप जो है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात 1:35 था, या देखिए 35 था। पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के जो है संभवतः सबसे पुराने दिनांकित सिक्के हैं। सबसे पुराने पश्चिमी क्षत्रपों के अगर शक सिक्के की अगर बात करें तो सबसे पुराने दिनांकित हैं सिक्के हैं, ये जान लीजिए, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुए शक युग से संबंध रखता है या संबंधित है। बस इतना जान लीजिए। और चलिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो वो डी, अमरावती। ठीक है, अमरावती में मिलती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देख लीजिए,
यहाँ पे है अमरावती स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की जो है विशेषता मिलती है। ठीक है, तो सुन लीजिए फिर से, अमरावती स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की जो है विशेषता मिलती है। तो ये तो जैसा था क्वेश्चन वैसा ही पूछा है। अमरावती स्तूप में प्रदक्षिणा पथ, जिसे परिक्रमण पथ भी बोलते हैं, परिदक्षिणा पथ है जो एक वेदिका के भीतर जो है संलग्न है। क्या है? संलग्न है, जिसे बहुत अधिक कथात्मक मूर्ति कला के साथ चित्रित किया गया है। समझ गए? अमरावती जो स्तूप है, अमरावती स्तूप की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अमरावती स्तूप की अनूठी विशेषताएं में से एक माना गया है, मतलब कि घरेलू स्तूप संरचना सहित स्तूप मूर्ति कला जो है स्लैब से ढकी हुई है। इसमें सवाल उतना नहीं बनेगा, बस इतना सवाल ये जरूर बनेगा कि अमरावती स्तूप में 8 स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। तो ये 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो वो कहा गया है इक्ष्वाकु को। क्या? किसे? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, आप तोड़ के पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ध्यान रखते हैं, पुराणों में इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु बोला जाता है, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को जो है क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। ये क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा भारत के पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में जो है इक्ष्वाकु वंश का शासन था। तो आपसे पूछेगा भारत के कौन से क्षेत्र में, कौन सी नदी घाटी में इक्ष्वाकु वंश का शासन था? तो वो पूर्वी कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र में जो है इक्ष्वाकु वंश का शासन था। अगर पूछे कि इक्ष्वाकु क्या है, यहाँ पे सुनिए, इक्ष्वाकु वंश का राजधानी अगर पूछे तो विजयपुरी बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? विजयपुरी बता दीजिएगा, ठीक है। विजयपुरी राजधानी थी इक्ष्वाकु वंश का। अगर और पूछे इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में जो है कौन से वंश जाने जाते हैं? इक्ष्वाकु वंश जाने जाते हैं। इक्ष्वाकुओं के अगर राजा की बात करें तो इक्ष्वाकु राजाओं ने शैव धर्म का पालन किया और वैदिक संस्कारों को भी ग्रहण किया था। तो आपसे यह भी पूछेगा कि इक्ष्वाकु जो राजा थे, इक्ष्वाकु के राजा थे या राजाओं की बात हो रही है, इक्ष्वाकु के राजा ने कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। शैव मतलब शिव को मानते थे और वैदिक संस्करणों का जो है ग्रहण किए थे, वैदिक को भी ग्रहण किए थे। बस इतना जान लीजिए, ठीक है, और सवाल ज्यादा नहीं बनता है। देखिए 24वां प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है? बताइएगा। काला अनुक्रम भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, काला अनुक्रम है, बताइएगा। तो ये है यूनानी, शक और कुषाण। 24वां प्रश्न में देखिए कि भारत में वाह मतलब बाहरी आक्रमकों की बात हो रही है, बाहरी आक्रमणकारियों की बात हो रही है। तो भारत में बाहरी आक्रमणकारी की बात हो रही है कि कालों का सही जो है काल अनुक्रम देखें तो निम्न में से सबसे याद रखिए, यूनानी पहले आए थे 326 ईसा पूर्व, जो कि सिकंदर महान, आप नाम सुने होंगे, सिकंदर यूनानी था। दूसरे शक आया था जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय आया था, ठीक है, जानते हैं। और कुषाण की बात करें तो ये कुषाण भी आया था जो कि पहली शताब्दी में आया था। शक और कुषाण जो पहली शताब्दी में आया था, जो कि भारत पे आया था, आक्रमण किया था, ये जान लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, मतलब वर्षों में बताइए, वर्षों में अंतर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष का अंतर है। क्यों अंतर है? एक है 78 और एक है 57 ईसा पूर्व। एक 57 ईसा पूर्व है, एक 78 ईस्वी है, बस इतना जान लीजिए। तो एक ईस्वी है, एक ईसा पूर्व है, तो अंतर हुआ कि नहीं? 135 वर्ष का अंतर हुआ, समझ गए। अब चलिए जान लेते हैं। तो विक्रम संवत का आरंभ जो है, प्रारंभ कहिए 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब कनिष्क के राज्य अभिषेक के समय 78 ईस्वी के वर्ष में शक संवत का जो है प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और जब शक संवत की शुरुआत हुई थी तो 78 ईस्वी था, याद रखिएगा, जो कि प्रथम शताब्दी में कहते हैं, ये ध्यान रखना है।
तो दोनों संवतों का अंतर जो है 135 वर्ष की है, क्योंकि आप खुद सोचिए 57 प्लस 78 ऐड कीजिए तो आपका कितने का अंतर है? 135 वर्ष का। चलिए क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक कहते हैं, आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते क्या है? तो गंधार कला शैली, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर। चलिए तो आप जान लेते हैं फिर से। भारत कहिए या भारतीय, हमारा तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण एक नवीन शैली जो है तो हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जिसे गंधार शैली कहते हैं। ऐसा नाम, एक यूनिक नाम सुने, क्या सुने? तो सुनिए, भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण में से एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जिसे हम गंधार शैली कहते हैं। हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जिसे हम गंधार शैली के नाम से भी जानते हैं, गंधार शैली कहते हैं। इस शैली के प्रमुख संरक्षक जो हैं शक एवं कुषाण हैं। शक वंश और कुषाण वंश हैं, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। इनका मुख्य विषय जो है बौद्ध होने के कारण इसे इंडो ग्रीक और यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है। 27वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, हिंद यवन शासक था जिसने शीशे के जो है सिक्के जारी किए थे, वो स्ट्रेटो द्वितीय था। स्ट्रेटे, तो हिंदी यवन शासक जो है स्ट्रेटो द्वितीय ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। और इसका शासनकाल अगर बोले तो 25 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी, इसका शासनकाल अगर बोले तो 25 ईसा पूर्व से लेके 10 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश किया है समझाने की, अगर इसमें भी आपको थोड़ी सी कमी लगती है तो जरूर कमेंट करेंगे। मुझे कमेंट से कोई डर नहीं लगता, आप कमेंट करते हैं तो हमें सुधार करने का मौका मिलता है। रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। जल्दी मॉक टेस्ट आ रहा है, ज्योग्राफी का 4 प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का, तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।